लेट्स गो गाइस। तो एएफएम में देखो हम फटाफट डिटेल्ड वाला इंडेक्स ये देखते हैं यहाँ से। चैप्टर वाइज देखेंगे पूरा, ठीक है। तो इसमें पहला चैप्टर क्या है हमारा, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला टॉपिक क्या है हमारा, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, एडवांस रोल ऑफ सीएफओ इन वेरियस मैटर इंक्लूडिंग वैल्यू क्रिएशन। सीएफओ का रोल बताया है, बिल्कुल यार थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। फिर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क दिया है इन्होंने। फिर उन्होंने इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दिया है। फिर उन्होंने बताया सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे होती है, और बीच में इन्होंने वो भी बताया रखे हैं सारे, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड फंक्शनल स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशनल स्ट्रेटजी, ये तीनों स्ट्रेटजी बता रखी है इन्होंने। तो बस ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको ऐसा कुछ दिखे तो इस चैप्टर के अंदर आके ढूंढ लो, ठीक है। फिर आगे रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है हमारा, इसमें वो सब कुछ बताते हैं कि कौन कौन काउंटर ऐसे रिस्क होते हैं ना एंटिटी को फेस करने पड़ते हैं, जैसे काउंटर पार्टी रिस्क हो गया, क्रेडिट रिस्क हो गया, इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया, ठीक है। सारे रिस्क यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। फिर आगे फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है, वो सारे वही हैं। फिर वैल्यूएट रिस्क क्या होता है, इसके बारे में न्यूमेरिकल आ सकता है। तो आपको वैल्यूएट रिस्क अगर पूछते हैं ना कि कितना रिस्क है, मतलब ऐसे दे सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन दी होगी, वहाँ पे जेड स्कोर दिया होगा, तो यहाँ पे आपको वैल्यूएट रिस्क चैप्टर 2 के अंदर आके ढूंढना है, ठीक है। फिर एडवांस कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या है, इसके अंदर वो है कि रेवेन्यू कॉस्ट दी होगी, ठीक है, आपको प्रेजेंट वैल्यू रेट दिया होगा, ठीक है। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन कोई दिखता है तो आप इसके अंदर आके ढूंढ सकते हो। आपको जैसे इन्फ्लेशन फैक्टर दिया होगा कि इतनी इन्फ्लेशन हो रही है, तो आपको इस चैप्टर के अंदर मतलब आपको दिमाग में आना चाहिए कि भाई हाँ ये यहाँ पे बात हुई थी, तो कैपिटल बजटिंग के अंदर आना है, ठीक है। उसके बाद ये थ्योरी क्वेश्चन है कि इंपैक्ट ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑन कैपिटल बजटिंग, ठीक है। उसके बाद इंपैक्ट ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फिर है डीलिंग विद रिस्क इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये यहाँ पे लिखा होगा कि शायद वो उसकी बातें करेंगे कि कब मशीन रिप्लेस करनी चाहिए, ठीक है। और बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन की बात होगी, फॉर्मूले दिए होंगे अलग अलग, ठीक है। तो कुछ मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, मतलब आपको बस क्वेश्चन दिखेगा तो बुक खोलनी है और आंसर लिखना है, सिंपल इतना सही काम है, ठीक है। फिर है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दिए हैं इन्होंने अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है। फिर है मेथड्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क इन कैपिटल बजटिंग, ठीक है, कैसे रिस्क को इनकॉर्पोरेट करोगे। फिर उन्होंने एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू को होती है एपीवी टेक्निक, उसके अंदर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेट, आपको क्या कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी होती है, उसमें मतलब एक तरह से डेट इक्विटी रेशियो आपको पोस्ट टैक्स वाले माइनस करनी होती है। थोड़ा टिपिकल होता है, बट आपको अगर पता चल गया ना, उन्होंने पूछा होगा कि यूजिंग एपीवी अप्रोच, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच, अगर ऐसा पूछा तो आपको यहाँ पे आके ढूंढ लेना है। फिर वही ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल, मतलब मशीन को कब रिप्लेस करना चाहिए, जैसे स्विगी का होता है ना कि स्विगी अपने स्कूटर्स देती है, ऐसे जोमेटो वाले स्कूटर्स देते हैं अपने ड्राइवर्स को। तो उनको ये बताना है कि कितने साल में आप स्कूटर्स रिप्लेस करोगे उनको, कि आपको कॉस्ट कम से कम पड़े और आपको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये इस कैपिटल बजटिंग में होता है। फिर आता है हमारा सिक्योरिटी एनालिसिस, ठीक है। सिक्योरिटी एनालिसिस में क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस है, वो हमें पता ही है, ऐसे हम देखते हैं कि कंपनी स्टॉक मार्केट में जो भी है उनके लिए फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बोला है। आने का चांस बहुत कम है इस आईबीएस के अंदर, बाकी आई से पूछ सकती है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, चार्ट्स देखने होते हैं, इसमें डो जोन्स थ्योरी है, अलग अलग थ्योरीज दे रखी हैं, रैंडम वॉक थ्योरी है एक तरह से, ठीक है। तो सारी थ्योरीज इसके अंदर है, मतलब आपको कोई ऐसा शेयर मार्केट के रिलेटेड कोई थ्योरी क्वेश्चन दिखता है ना, तो सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर के अंदर ही उसका आंसर मिलेगा। ऐसे में एक तो इसमें इसमें ही आता है वो एस्टिमेटेड मूविंग एवरेज का क्वेश्चन, जो मैं आईबीएस की वीडियो में बता रहा था ना, वो मैं गलत करके आया था, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है वो। इसमें और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एक ऑटो कोरिलेशन टेस्ट होता है, वो भी यहीं से आता है, इस चैप्टर से, ठीक है। फिर एक थ्योरी ऐड की उन्होंने, इक्विटी रिसर्च एंड टूल्स अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद एक होता है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, इसमें होता है एक वीक फॉर्म एफिशिएंसी, स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी, ठीक है, ऐसे होता है बस। फिर आगे चलना है सिक्योरिटी वैल्यूएशन, इसमें क्या है, बॉन्ड वैल्यूएशन और इक्विटी वैल्यूएशन की बात होगी। पूछेंगे कि मतलब एक तरह से बॉन्ड के बारे में जो बात होगी ना, ऐसे बॉन्ड के बारे में प्राइस पूछ लेंगे, डर्टी प्राइस क्या होती है, क्लीन प्राइस क्या होती है, ठीक है। बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन के बारे में पूछा होगा, ठीक है। एंड और बॉन्ड में क्या होता है हमारा, हाँ, एक तो वो पूछेंगे कि ड्यूरेशन क्या होती है, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। एंड कन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड्स क्या होती है, सब आपको सिक्योरिटी वैल्यूएशन के अंदर मिलेगा, ठीक है। और इसकी ये बॉन्ड के चैप्टर, ये बॉन्ड की बात होगी। इक्विटी वैल्यूएशन के अंदर आपको क्या वो ऐसे कैश फ्लोज होते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी, कैश फ्लो फ्रॉम, ठीक है। उसके अंदर भी अलग अलग अप्रोच होती है, ठीक है। जैसे आपको डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग दी होगी, मतलब आपको डिविडेंड दिया होगा, सॉरी डिविडेंड ग्रोथ मॉडल होता है एक, ठीक है। मतलब आपको ये सब जो इक्विटी के रिलेटेड है ना, जैसे कैश फ्लोज निकालने हैं, कैश फ्लोज की बातें हो रही हैं, या तो कैपिटल बजटिंग में मिलेगा आपको, या ये मिलेगा आपको सिक्योरिटी वैल्यूएशन, मतलब इक्विटी वैल्यूएशन इसका ही पार्ट है, इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें थ्योरी वाला एक टॉपिक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वैल्यूअर्स, ठीक है। फिर प्रिकॉशंस नीडेड टू बी टेकन बाय वैल्यूअर बिफोर एक्सेप्टिंग एनी वैल्यूएशन असाइनमेंट, ठीक है। फिर आगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। लेट्स गो गाइस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर देखो क्या है, आपको पूरा ऐसे मतलब एक तरह से अलग अलग थ्योरीज है इसके अंदर, इसमें अंदर बीटा की बात होती है, ठीक है। इसके अंदर कैपिटल मार्केट थ्योरी है, और इसमें पोर्टफोलियो के रिवीजन, एसेट एलोकेशन के बारे में है, ठीक है। और इसमें फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो इन्होंने लिखा है, चलो
बट इन्होंने मतलब क्लियरली ऐसे बताया नहीं इन्होंने क्या क्या टॉपिक्स है यहाँ पे। तो आपको पोर्टफोलियो में एक बारी मैं पॉज करता हूँ, रुको। यस गाइस, आई एम रियली सॉरी, मुझे अभी एकदम दिमाग में क्लिक हुआ अभी रिकॉर्डिंग करते हुए कि पोर्टफोलियो की एक्चुअली मैं जितना अच्छा बता पाऊंगा उतना आपको समझ भी नहीं आएगा अच्छे से, बिकॉज अगर आपने एएफएम पहले से नहीं पढ़ रखी तो आपको मुश्किल होगी। इससे अच्छा मैं एक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे देता हूँ, मैं आपको, मैंने लिख भी लिया है वो चीज़ अभी, ठीक है। तो मैं आपको वो लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। वो पवन सर हैं, एएफएम मतलब एएफएम पढ़ाते हैं। तो उन्होंने पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छे से 1 घंटे के अंदर पूरा पोर्टफोलियो, एक ही आधे घंटे के अंदर पूरा रिवाइज करवाया, आधे घंटे के अंदर, ठीक है। पूरा चार्ट के थ्रू रिवाइज करवाया, आपको पूरा समझ आ जाएगा पोर्टफोलियो के अंदर क्या क्या है, ताकि आपको पता रहेगा कि पोर्टफोलियो चैप्टर के अंदर ये टॉपिक्स हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको दिखा तो पोर्टफोलियो के अंदर आपको ढूंढना है आपको, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर एक अगला चैप्टर है, मैं बताता हूँ, सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक 15 मिनट की लाइक वीडियो डाल रखी है, वो थ्योरी के फॉर्म में कवर की हुई है, बिकॉज वो थ्योरी चैप्टर ही है पूरा। उसके अंदर कंसेप्ट मैंने समझाया है आपको शॉर्ट में। आपको डिटेल में समझना है तो किसी और की वीडियो रेफर कर सकते हो, बट मैंने भी ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, तो उसकी वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अंदर भी देखो, इसमें 3-4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसकी वीडियो में मैं ट्राई करता हूँ, बिकॉज जितना अच्छा सर समझा पाएंगे ना, और सर की छोटी मतलब सर ने चार्ट टाइप रिवीजन करवाई है, तो वो आपको देखनी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसलिए उसको मैं अभी आपका बता के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। इसमें इतना है कि फंड मैनेजर्स के बारे में जो भी थ्योरी टॉपिक्स हैं वो इसके अंदर ही आएंगे बस, ठीक है। फिर डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव्स के बारे में क्या होता है, डेरिवेटिव्स के अंदर फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। मतलब ऑप्शंस को कैसे मेजर करना है, ठीक है, और फॉरवर्ड्स वगैरह को मतलब कैसे उनकी प्राइसिंग डिटरमिन होती है, फ्यूचर्स की कैसे होती है। तो इसके बारे में जो भी क्वेश्चन होगा ना वो डेरिवेटिव्स के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसमें थ्योरी होती है कि एक तरह से इसमें ऑप्शन ग्रीक्स की थ्योरी होती है, एक्सोटिक ऑप्शंस की थ्योरी होती है। तो इसका लिंक भी मैं आपको दे देता हूँ, बिकॉज ये अगर मैं समझाऊंगा ना, मैं इतना अच्छा नहीं समझा पाऊंगा जितना ऑलरेडी मैंने जहाँ जहाँ से समझा था, उसकी उनकी वीडियो ही मैं आपको नीचे डाल देता हूँ, ताकि आपका टाइम सेव, मतलब आपका टाइम सेव हो जाए ऑब्वियसली, और आपको अच्छे से समझ भी आ जाए, ठीक है। और उन्होंने काफी अच्छे से शॉर्ट में समझा रखा है। आप 1.5 या 2 की स्पीड पे देखोगे सर को अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और थ्योरी सारी सर अच्छे से कवर करवाएंगे, ठीक है। ये सारी मैंने भी खुद वहीं से देखी थी एएफएम के एग्जाम में, ठीक है। तो मैं भी वही आपको शेयर करूंगा अभी, ठीक है। फॉरेक्स के अंदर क्या है, फॉरेक्स का अगर आप रिवीजन देखोगे तो बहुत बड़ी रिवीजन है। फॉरेक्स का आपको मैं बता देता हूँ मोटा मोटा क्या होता है। थ्योरी वाले टॉपिक तो चलो छोड़ो, क्या काम के हैं। फॉरेक्स के अंदर इन्होंने पूरे टॉपिक लिखे भी नहीं यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर एक तरह से हेजिंग वगैरह होती है, ठीक है। मतलब आपको फॉरेन एक्सचेंज के बारे में जो भी करेंसी हेजिंग होती है, और ऑटोमेटिक कैंसिलेशन। बट यार आपको वही दिक्कत है ना कि अगर आपने एएफएम नहीं पढ़ी, फॉरेक्स नहीं पढ़ा पहले, तो आपको इजीली समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको आप सिंपली, इसका आप एक चीज कर सकते हो, हाँ, इसकी भी रिवीजन पूरी नहीं देखनी है आपको, मैं एक वही लिंक दे रहा हूँ सर का ही, पूरी रिवीजन आपको नहीं देखनी है इनकी। बस पूरी देखोगे फॉरेक्स आपको पूरा नहीं समझ आएगा ऐसे, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ। बट आपको कम से कम ओवरव्यू पता चल जाएगा कि अगर एमसीक्यू आता है तो आपको कैसे समझ आएगा, कैसे ढूंढना है आपको। तो वो आपको मतलब रिवीजन देखोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो उसका रिवीजन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज मेरे बताने से बेटर है सर की वीडियो देखो उसके लिए, ठीक है। तो मैं आपको लिंक दे दूंगा सारे नीचे। फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। उसके अंदर क्या है आपका, इसमें भी वो एक तरह से कैपिटल बजटिंग जो देखा ना हमने ऊपर, उस कैपिटल बजटिंग का ये थोड़ा समझ लो कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के बारे में बातें हो रही हैं। तो ये कैपिटल बजटिंग का थोड़ा एडवांस्ड फॉर्म हो गया कि इंटरनेशनल कैपिटल बजट, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के बारे में कंपेरिजन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी सब वही है कि इसका क्वेश्चन भी थोड़ा टिपिकल आ सकता है अगर आईसीएसई डालेगी, बट मोस्ट प्रोबेबली इसमें छोटे क्वेश्चन ही आने आईबीएस के अंदर, तो इनका पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा। बट इसके अंदर वही फॉरेक्स की तरह क्वेश्चन छोटे छोटे होंगे और कैपिटल बजटिंग की तरह होंगे, ठीक है। और इसके अंदर भी आपको डिटेल में जाने की अब जरूरत नहीं है, इस चैप्टर को आप बस ऐसे ही समझ लो कि बस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होंगे, तो आपको ये चैप्टर के अंदर ढूंढ लेना आके, ठीक है। इतना है बस, आपको इतना ओवरव्यू समझ आएगा, अभी इसके बारे में डीप में नहीं जा सकते, बिकॉज एएफएम थोड़ा समझने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हमने आपको बताया है और आपको समझ आ गया, ठीक है, उसको टाइम लगता है। इसलिए आपको बस ओवरव्यू इतना लेना है कि बस इस चैप्टर से लिंक हो रहा है ना ये चीज़, इस चैप्टर में आके आपको ढूंढना है, तो आपको पॉसिबिलिटी हाई है कि मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, आईआरआरएम कहते हैं ना इसको। इसमें देखो क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट रेट से आप कैसे रिस्क को मैनेज करोगे, मतलब इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आपका फॉरेन आपका आपने लोन लिया है, ठीक है। तो आप बॉन्ड्स वगैरह में अभी या तो इन्वेस्ट किया है, तो इंटरेस्ट की प्राइसेस का क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। इंटरेस्ट इतने से चेंज होगा तो आपका कैसा रिस्क होगा, क्या होगा, ठीक है। तो इसमें सब
मतलब हेजिंग कैसे करनी है, इंटरेस्ट रेट चेंज होने से आपको कैसे हेजिंग करनी है, कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी है, ठीक है। वो सब इंटरेस्ट रेट की बातें यहाँ पे होती हैं। और इसमें स्वैप्स मतलब एक तरह से स्वैप्स एंटर करती हैं दो पार्टी, समझ लो दो पार्टीज है। एक पार्टी कह रही है कि मैं फिक्स रेट पे इतने रेट पे बोरो कर सकती हूँ बैंक से, मेरे पास इतने का मतलब ऑफर दिया वो बैंक ने। दूसरी बैंक को समझ लो, एक बैंक को ऑफर दिया है 5% पे बोरो करने का, दूसरी बैंक कह रही है मुझे तो यार 10% पे बोरो करने की ऑप्शन मिल रही है। बट वो 10% वाली कह रही है कि मेरे पास ऐसा ऑप्शन है कि मैं फ्लोटिंग रेट पे बाय कर सकती हूँ। फ्लोटिंग रेट मतलब मैंने ऐसे डिसाइड कर लिया कि लिबर होता है ना, एक लिबर होता था बाहर का जो रेट होता है, कि लिबर तो फिक्स है, मतलब 2-3% फिक्स रहेगा, उसके ऊपर जो भी होगा वो वेरिएबल पोर्शन होगा, मतलब फ्लोटिंग होगा। वो कह रही है मेरे पास फ्लोटिंग वाला रेट कम है, तो दूसरी बैंक के पास फ्लोटिंग महंगा पड़ रहा है, तो वो दोनों आपस में स्वैप एंटर कर लेती हैं। तो स्वैप्स की बात जहां होगी ना, वो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आएगा। मतलब ऐसा होगा कि दो पार्टीज आपस में स्वैप में एंटर कर रही हैं, तो कितना रेट इनको ऐसे होता है कि इनको इफेक्टिव कॉस्ट कितनी पड़ेगी, इनको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। तो इतना ही आपको समझ आ गया ना, तो आप इजीली क्रैक करोगे कि इस चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इस चैप्टर के अंदर आकर ढूंढना है मुझे, ठीक है। फिर उसके बाद बिजनेस वैल्यूएशन है, इसके अंदर तो वही सारे बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर नए नए मॉडल्स हैं एक तरह से, ठीक है, अलग अलग अप्रोच दी हुई है, ठीक है। इसके लिए भी मैं आपको, हाँ इसके लिए भी आपको मैं एक रिवीजन वीडियो सर की मतलब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों में मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको वही देखनी है, उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। बहुत आपने एएफएम नहीं पहले पढ़ रखा है, इसलिए ही आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर अप्रोच, जो सारी अप्रोच है सर ने बहुत अच्छे से समझाया, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मर्जर एंड एक्विजिशन, नाम से क्लियर है, मर्जर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, तो आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा ये एंटिटी इसको एक्वायर कर रही है, वहां पे पूछा होगा एक्सचेंज रेशियो बताओ कितनी होगी, कितने शेयर दूसरी एंटिटी एक्वायरी मतलब एक्वायरर कितने शेयर एक्वायरी को इशू करेगी, एक्सचेंज रेशियो के बेस पे इशू करेगी, राइट। तो इसमें भी सिंपली होगा, कुछ ऐसा होगा कि ये तो डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है, बिजनेस अलग हो रहे हैं, ठीक है। मतलब तो भी इस चैप्टर के अंदर आपको ढूंढना होगा क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन आता है बैंकिंग मर्जर का, कि बैंकिंग मर्जर होता है, बैंक्स आपस में मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन आते हैं इसमें लेवरेज्ड बायआउट होता है, ठीक है, मतलब इसमें प्राइवेट जो पब्लिक कंपनी है प्राइवेट बन रही है, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। तो मर्जर एंड एक्विजिशन क्या है, बिकॉज ये कंपनी का फॉर्म चेंज हो रहा है ना, तो मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा। इसके अंदर क्वेश्चन दिखाऊंगा तो वो टाइम वेस्ट है, बिकॉज ऐसा जरूरी थोड़ी है आपको क्वेश्चन वही आना है एग्जाम में। आपको बस इतना आइडिया देना जरूरी था कि आपको पता हो कि ये चैप्टर में है क्या है, ताकि आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके इस चैप्टर में आंसर ढूंढ पाओ उसका, ठीक है। इतना ही बेस्ट है आपके लिए इस टाइम पे। फिर उसके बाद थ्योरी दी है इन्होंने, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज, ठीक है। मतलब अगर आपको थ्योरी वाला क्वेश्चन दिखता है तो पहले तो सबसे पहले डिटेल्ड इंडेक्स में आकर ढूंढो, थ्योरी वाला टॉपिक डायरेक्टली दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो थ्योरी वाला एक पहला चैप्टर है, ठीक है। और एक ये वाला मतलब इस चैप्टर वाइज थ्योरी थोड़ी थोड़ी है, मेन चैप्टर थ्योरी है, एक सिक्योरिटाइजेशन हो गया, एक हो गया हमारा स्टार्टअप फाइनेंस जो आप सामने देख रहे हो, एक हो गया सिक्योरिटी एनालिसिस। ये चार चैप्टर थ्योरी वाले हैं, अगर आपको थ्योरी का क्वेश्चन कोई दिखता है, मेनली ये थ्योरी के चैप्टर है, बाकी प्रैक्टिकल चैप्टर से भी थ्योरी आ सकती है, ठीक है। बाकी कहीं स्टार्टअप की बात होती है, इसके लिए में मेरी वीडियो ऑलरेडी है, मैं उसको लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से समझिए ये चैप्टर इजीली आपका पूरा। मैंने आईसी मॉड्यूल से कवर किया है, सिक्योरिटाइजेशन की वीडियो दूंगा अपनी वाली, और ये स्टार्टअप की अपनी वाली वीडियो दूंगा। एंड बाकी वीडियोस जो मैंने दूंगा वो पवन सर की हैं, वो आपको मिल जाएंगे लिंक्स, आपको वहीं से बस देखना है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको सब कुछ रेडी मिलेगा। फटाफट शुरू करिए, ऑल द बेस्ट गाइस। ये हो गया हमारा एएफएम का डिटेल्ड इंडेक्स ओवरव्यू खत्म, ठीक है।